हेलो, वेलकम डियर नर्सिंग ऑफिसर। मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि टीएसएल रात 9 बजे वाली क्लास प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स को, और स्पेशली जो हम टारगेट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? नॉर्थ से 22 को। आज उसका 156 एपिसोड आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट केयर से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हमने एक छोटा सा और टॉपिक उठाया है, क्या? इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी, कि इससे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं इस क्लास में आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये देखिए, एक मोटिवेशनल कोट से आपके सामने, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब आपको लगे ना कि यार बात बन नहीं रही, क्या पता मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, ऐसी कोई कहानी होती है, तो ध्यान से समझना। जब भी आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इस लाइन को याद रखना कि जब भी टूटने लगे हौसले, तो ये याद रखना, जब भी टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के कोई राजा नहीं बनता, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वेट नहीं करना है रोशनी का, अपने अंदर ही स्किल्स डेवलप करनी है। वेट नहीं करना है कि इतनी ज्यादा पोस्ट आएगी तो ही मैं लगूंगा, ठीक है, या फलानी चीज होगी तो ही लगूंगा, ऐसा नहीं करना है। अपने अंदर ही कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, जिससे हमें जुगनू की तरह रोशनी की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, अब बात करते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी में से। इन्फेक्शन कंट्रोल पे मेनली हम यहाँ पे बात कर ही रहे। ठीक है, एक होता है इटियोलॉजिकल एजेंट। इटियोलॉजिकल एजेंट, जिसको हम पॉजिटिव एजेंट भी बोलते हैं। होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। एनी पैथोजन दैट कैन कॉज एन इन्फेक्शन, एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिक्स। कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कर सके, इन्फेक्शन कर सके, उसको क्या बोलेंगे? इटियोलॉजिक एजेंट या फिर पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप ध्यान से समझना। एलिमेंट्स ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे होस्ट में या दो इंडिविजुअल में या एक पर्सन से दूसरे में कैसे स्प्रेड होता है, क्या उसकी चेन होती है, इसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने वाला हूं। उस चेन के एलिमेंट्स, जो इन्फेक्शन चेन है उसके एलिमेंट्स के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिए, एलिमेंट्स में क्या है? पहली बात है पैथोजन। अभी हमने बात की कि पैथोजन क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन इसके बारे में भी करते हैं। पैथोजन क्या है? एन इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो इन्फेक्शन कर सके। इन्फेक्शियस एजेंट मतलब जो होस्ट के अंदर इन्फेक्शन कर सके, उसको बोलेंगे पैथोजन। समझ रहे हो? चेन मतलब एक साइकिल की तरह, तो पैथोजन पहला। दूसरा वाला कौन सा? रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या होता है, इसके बारे में भी ठीक से आप समझने की कोशिश करना। देखिए, any environment that is favorable for growth and production of infectious agent। भाई जो ये इन्फेक्शियस एजेंट है ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई है, इनको रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट जहां पे मिल रहा है, उसी को क्या बोला हमने? रिजर्वायर। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट जो मिल रहा है, उसी को क्या बोला हमने? रिजर्वायर। ठीक है, एक चीज और बोली है, इट मे बी एनिमेट और इनएनिमेट। आप, उम्मीद करता हूं इसके बारे में जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में बताएं, इस पे भी हम बात करेंगे। एक पॉइंट और याद रखना है, क्या? ह्यूमन सिस्टम दैट कैन एक्ट एज रिजर्वायर। ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन सिस्टम भी रिजर्वायर की तरह काम कर सकते हैं। जैसे कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई बैक्टीरिया है, वो वहां पे रह के रिप्रोडक्शन कर रहा है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में रह के रिप्रोडक्शन कर रहा है, उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो ये ह्यूमन सिस्टम भी क्या हो सकता है? रिजर्वायर हो सकता है। ठीक है, तो दो बात होगी, पैथोजन और रिजर्वायर। नेक्स्ट आपके सामने है क्या? पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है? पोर्टल ऑफ एग्जिट,
ए प्लेस वेयर इन्फेक्शियस एजेंट और ऑर्गेनिज्म इज गेट आउट फ्रॉम ए होस्ट। कि मान लेते हैं कि एक पॉजिटिव एजेंट है, बैक्टीरिया है, वो यूरिनरी ट्रैक्ट में ग्रो कर रहा है, तो वहां से कैसे बाहर आ सकता है, पेशेंट से कैसे बाहर आ सकता है, रिजर्वायर से कैसे बाहर आ सकता है, उसको हमने बोला पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो ध्यान से समझिए, ए प्लेस वेयर द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इट गेट आउट फ्रॉम ए होस्ट, एनी ऑफ द मेंशन्ड बॉडी सिस्टम में बी पोर्टल ऑफ एग्जिट। कि यूरिन के साथ बाहर आ रहा है, फिसिस के साथ बाहर आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो कि जो हमने अभी रिजर्वायर समझे ना, जो बॉडी के कुछ सिस्टम रिजर्वायर भी हो सकते हैं, तो वो पोर्टल ऑफ एग्जिट भी हो सकते हैं यदि उनसे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बाहर आ रहा है तो। नेक्स्ट, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। देखिए क्या होता है, द वे बाय विच एन इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिजर्वायर टू होस्ट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिजर्वायर टू होस्ट, वो तरीका जिससे द वे बाय विच इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, जो पॉजिटिव एजेंट है, वो रिजर्वायर जहां से ग्रोथ कर रहा था वहां से एक न्यू होस्ट के पे ट्रांसफर हो जाए, उस तरीके को बोलेंगे क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। कैसे कैसे हो सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब क्या, कि हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से पेशेंट को, जैसे कुत्ता हमको खा गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है, या फिर हमने कोई स्टेराइल इक्विपमेंट काम नहीं लिया, उससे इंफेक्शन हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, मतलब इनोकुलेशन हुआ है, डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। और क्या मोड हो सकता है, तीन बेसिकली मोड होते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे वेक्टर बोर्न हो गया, ठीक है, मान लो मुझे मलेरिया है, मुझे फीमेल एनाफिलीज ने खाया और दूसरे को खाया, फिर उसको जाके फैला दिया, ये वेक्टर बोर्न हो गया, तो कौन सा, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एंड थर्ड थिंग इज, तीसरा वाला कौन सा है, थर्ड थिंग इज एयरबोर्न, ठीक है, एयरबोर्न। एयरबोर्न समझ रहे हो बात को, जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से या एरोसोल से भी फैल सके, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली मोड होते हैं किसके, ट्रांसमिशन के। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री। तो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होता है, ए प्लेस वेयर द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू द ससेप्टिबल होस्ट, ध्यान से समझिए, जहां से एक न्यू पेशेंट में या न्यू होस्ट में या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है, उसको बोलेंगे पोर्टल ऑफ एंट्री। इट में ऑल्सो थ्रो ए सिस्टम दैट कैन एक्ट ए रिजर्वायर, इसके बारे में मैं पहले से आपसे बात कर चुका। नेक्स्ट है ससेप्टिबल होस्ट, बार बार बोला है ससेप्टिबल होस्ट। आपको पता है कि दो चीजें होती है, गेस्ट एक होस्ट। जिसके मेहमान आता है ना वो होस्ट होता है, जो आता है वो खुद गेस्ट होता है। तो सोचिए हमारे मेहमान आया बैक्टीरिया इन्फेक्शन करने के लिए, तो हम होस्ट हो गए, ठीक है। तो ससेप्टिबल होस्ट क्या होता है, ए क्लाइंट और स्टाफ मेंबर और अदर इंडिविजुअल एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जिसको इन्फेक्शन हो सकता है वो हो गया ससेप्टिबल होस्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। तो ये थी कौन सी चेन, इन्फेक्शन की चेन। नेक्स्ट, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी में सर्जिकल एसेप्सिस की बात करेंगे। सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है, देखिए आपको पता है एसेप्सिस का मतलब तो आप समझते हैं, ए टेक्निक बाय विच एनी आर्टिकल, एनी मीडियम और एनी सरफेस इज प्रिवेंटेड टू बी इन्फेक्टेड। ध्यान से समझिए, समझना, ऐसी टेक्निक्स जिससे कोई भी मीडियम, आर्टिकल और सरफेस को इन्फेक्टेड होने से बचा लिया जाए, उसको इन्फेक्टेड होने ही नहीं दिया जाए, उसको बोलते हैं हम एसेप्सिस, ठीक है, उसको बोलते हैं एसेप्सिस। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेराइल टेक्निक, क्या बोल सकते हैं, और स्टेराइल टेक्निक भी इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस, ये आपको याद रखने होंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस। देखिए नर्सिंग ऑफिसर पेन कॉपी लेके बैठा करो, ऐसा मेरा मुंह देखने से ही बात नहीं बनेगी, पेन कॉपी लेके आपको बैठना पड़ेगा और प्रॉपर नोट्स भी इनके बनाने पड़ेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जिकल एसेप्सिस क्या क्या होना चाहिए, ध्यान से एक एक लाइन क्लियर समझना, जब भी आप ओटी में काम करोगे इन चीजों को ध्यान रखना। क्या, एवरी ऑब्जेक्ट यूज्ड इन स्टेराइल फील्ड मस्ट बी स्टेराइल,
कि आपने स्टेराइल फील्ड बना लिया, उसमें कुछ भी आप यूज कर रहे हैं वो 100% क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, पहली बात। दूसरा पॉइंट जो आपके सामने, ये देखिए दूसरा पॉइंट है क्या, इफ स्टेराइल ऑब्जेक्ट टच टू द अनस्टेराइल ऑब्जेक्ट इट इज नो लॉन्गर स्टेराइल। मान लो किसी वजह से स्टेराइल ऑब्जेक्ट अनस्टेराइल सरफेस या कोई ऑब्जेक्ट से टच हो गया, तो मान लीजिए जो दूसरा वाला स्टेराइल वो भी अनस्टेराइल ही हम क्या करेंगे, कंसीडर इसको करेंगे। ठीक है, अनस्टेराइल ही कंसीडर हम इसको करेंगे। नेक्स्ट, इफ ए स्टेराइल ऑब्जेक्ट इज आउट ऑफ व्यू और बिलो द वेस्ट लेवल इट इज कंसिडर्ड अनस्टेराइल। ध्यान से समझिए, स्टेराइल आइटम है बट आउट ऑफ व्यू, जैसे मान लो इधर ऊपर रख रखा है, इस बोर्ड के ऊपर रख रखा है, जो हम देख नहीं सकते, हमको दिखाई नहीं दे रहा, उसको भी अनस्टेराइल ही कंसीडर करेंगे। और यदि वेस्ट के लेवल से नीचे है, उसको भी, कमर के लेवल से नीचे है, उसको भी अनस्टेराइल ही काउंट हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं हम। A sterile object can become unsterile through the exposure to airborne microorganisms। ध्यान से समझिए, फिल्टर्ड एयर होनी चाहिए, ऐसी कोई जगह है जहां पे आप ओटीज हो गए, आईसीयूज हो गए, एयर फिल्टर लगे होने चाहिए। एयरबोर्न कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एयर से स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, तो भी हम उस ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे, अनस्टेराइल मानेंगे, यदि एयरबोर्न से भी इंफेक्टेड है। फ्लूइड फ्लो इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, हमेशा स्टेबिलिटी मेंटेन करने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब उल्टा फ्लो नहीं देना है फ्लूइड का। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जैसे आई को हम क्लीन कर रहे हैं तो यहां से ऐसी पोजीशन रखेंगे कि इधर से इधर ग्रेविटी के हिसाब से फ्लो करे। ठीक है, स्टेराइल टेक्निक्स के प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, क्या मॉइस्चर पासिंग थ्रू ए स्टेराइल ऑब्जेक्ट, moisture passing through a sterile object can draw microorganism from unsterile surface above or below through the capillary action। आपने देखा होगा ना पहले कि जैसे कई बार मान लेते हैं ये कोई पानी का कोई बर्तन है, इसमें कॉटन का कोई सरफेस कुछ रख दिया तो यहाँ से पानी नीचे की तरफ आ जाता है, या फिर पहले मिट्टी तेल के दीपक होते थे, ठीक है, उसमें हम वो बाती बना के डाल देते थे तो ऊपर तेल आ जाता था, इसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। समझ रहे हो बात को, क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन। तो मॉइस्चर कैपिलरी एक्शन से, मान लो ये चीज कोई गीला हुआ है, ठीक है, वेट हो गया कोई सरफेस, तो यहां से आगे की तरफ आ सकती है, उसको भी हम अनस्टेराइल ही काउंट करेंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस की बात हम यहाँ पे कर लेते हैं आपके सामने। ठीक है, एक दो और रह गए, उनकी भी बात कर। द एज ऑफ स्टेराइल फील्ड आर अनस्टेराइल। मान लो हमने एक कट ओपन ट्रे ओपन किए, तो उसके किनारे जो स्टेराइल फील्ड बनाया है, उसके एज जो उसके किनारे हैं, उनको क्या कंसीडर करेंगे, अनस्टेराइल ही उनको कंसीडर करने वाले। नेक्स्ट, द स्किन कैन नॉट बी स्टेरलाइज्ड, स्किन को पूरी तरीके से स्टेरलाइज नहीं किया जा सकता, ऐसा मानते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बताइए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को एक बार ठीक से। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार ठीक से सभी। इन्फेक्शन कंट्रोल एंड पेशेंट सेफ्टी से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। हाँ जी, क्या है, द फिजिशियन ऑर्डर एन एमआरआई of the brain for an adult male client, which of the following finding in client's history should the nurse report to the physician। इनमें से कौन सी चीज फिजिशियन को हम बताएंगे, कौन सी हिस्ट्री हम फिजिशियन को बताएंगे, यदि है तो क्या होना है पेशेंट का, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। आपको पता है इसमें मेटल की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। यदि देखिए विद कॉन्ट्रास्ट एमआरआई है कि कोई कॉन्ट्रास्ट के साथ करनी है, तो हम एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट को भी सीरियस लेंगे, बट इसमें तो लिखा नहीं कि कॉन्ट्रास्ट के साथ ही एमआरआई करनी है। समझ रहे हो बात को, जनरली एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट वैसे भी काम में नहीं लेते, सीटी वगैरह में ज्यादा काम में लेते, बट एमआरआई में भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि कॉन्ट्रास्ट काम में ले रहे हैं, और तो हम ये पहला ऑप्शन कंसीडर कर लेते हैं, एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट डाई, ठीक है, कंसीडर कर लेते, क्या पता सही हो और सही ऑप्शन नहीं हो तो। नेक्स्ट, इम्प्लांटेड कार्डियक पेसमेकर, मेटल डिवाइस है, ठीक है,
इम्प्लांटेड है, सीओपीडी से कोई मतलब नहीं, हर्निया रिपेयर से कोई मतलब नहीं। अब दोनों में से एक चुनिए एमआरआई के लिए, तो कौन सा होगा? इम्प्लांटेड कार्डियक पेसमेकर। कोई भी मेटल की चीज इन प्लेस है तो एमआरआई कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। डियर नर्सिंग ऑफिसर, एक चीज और याद रखना, एमआरआई इज ऑल्सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर प्रेग्नेंट वुमन। क्यों? क्योंकि इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। समझ में आ गई यहां तक की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 कि द नर्स इज डेवलपिंग ए केयर प्लान फॉर ए क्लाइंट विद हेपेटाइटिस सी। मरीज को बीमारी कौन सी है पहले ये समझिए, हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट, द नर्स नोज दैट द प्राइमरी रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस इज विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सा रूट होगा? कंटामिनेटेड फूड, फिशिस, स्टूल, स्पूटम और ब्लड। तो कौन सा होगा? ब्लड होगा। आपको पता है कि हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको पता है कौन कौन से जो वोवेल होते हैं ना, जो अंग्रेजी में स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो इस टाइप के हेपेटाइटिस, ए हो गया, ई हो गया, ठीक है, इस टाइप के हेपेटाइटिस किससे, जो वोवेल होते हैं वो ओरल रूट से फैलते हैं। ऐसे याद रख सकते, ओरल रूट से फैलते हैं। ठीक है, तो आप खुद देख लीजिए कि हेपेटाइटिस सी, अब ये ओरल तो है नहीं, तो किससे? ब्लड से। ठीक, रूट कौन सा हो गया? ब्लड का। बी का भी कौन सा हो गया? ब्लड वाला रूट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसके बाद सोचिए। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू discharge a client with rheumatic heart disease who is recovering from endocarditis. Which of the following statement from the client indicate that client understand the teaching? बताइए, एंडोकार्डाइटिस का पेशेंट है, कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है कि टीचिंग समझ गया? इसका मतलब क्या है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द एंडोकार्डाइटिस? सीधी सीधी बात ये है जो एग्जाम इसमें पूछा गई है। अब आप बताइए, आई एम ग्लैड आई डोंट नीड एनी मोर एंटीबायोटिक नाउ दैट आई एम फीलिंग बेटर। सोचिए आप खुद कि अब मुझे एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छा हूं या अच्छा फील कर रहा हूं। यदि ऐसा हुआ डियर नर्सिंग ऑफिसर, तो फिर से रीअकर हो सकता है इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक का कोर्स हमेशा कंप्लीट ही करना होता है। दूसरा, आई कैन रीस्टार्ट माय एक्सरसाइज प्रोग्राम इन ए डे और 2, इन ए डे और 2। सोचिए आप इसके बारे में एक बार। कि मैं फिर से कार्डियक प्रोग्राम स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं, आपको 1-2 दिन नहीं, कम से कम 2-3 वीक बाद में आप रीस्टार्ट कर सकते हो आपकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, आई विल वॉच फॉर साइन ऑफ रिलैप्स द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द डिस्चार्ज। ठीक है, कि भाई दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन के साइंस को मैं ध्यान रखूंगा। तो एक बात ठीक से समझना कि आई विल वॉच द साइन फॉर रिलैप्स। रिलैप्स 1-2 दिन में नहीं हो सकता है, 1-2 वीक में हो सकता है। ठीक है, तो 1-2 वीक तक ध्यान रखना है। तो ये भी आपके एलिमिनेट कर दिया। अब बचा, आई विल इन्फॉर्म माय डेंटिस्ट शुड यूर नीड टू एनी डेंटल वर्क। ध्यान से समझिए, कोई भी डेंटल हम ऑपरेशन कर रहे हैं सर्जरी को, उससे पहले भी एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, ड्यूरिंग और आफ्टर भी लेनी पड़ेगी। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा है? डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट, हाँ जी, अब ये समझिए क्या है। द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट ए क्लाइंट हु हैज एलर्जीज फ्रॉम द अननोन कॉज। कि पता नहीं कौन सी चीज से एलर्जी है, और इस कंडीशन की बात करें, इसमें क्या होगा आगे क्वेश्चन का ठीक से समझने की कोशिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड द नर्स परफॉर्म? क्या कि मान लो पेशेंट को एलर्जी है, तो इनमें से कौन सा टेस्ट पेशेंट परफॉर्म
पेशेंट के लिए नर्स परफॉर्म करेगी। कौन सा टेस्ट? टेजेंक टेस्ट, पैच टेस्ट, राइनी टेस्ट, बताइए कौन सा टेस्ट इस पे से परफॉर्म किया जाएगा? और स्ट्रेस टेस्ट, एक चीज और है, ठीक, क्या? स्ट्रेस टेस्ट। हाँ जी, तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे? आप इसके आगे मेंशन कर लीजिए, जो जेंक टेस्ट है, जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये किसके लिए करते हैं? टू डिटेक्ट द हर्पस वायरस, टू डिटेक्ट द हर्पस वायरस, टू डिटेक्ट द हर्पस वायरस। दूसरा है पैच टेस्ट, दूसरा है पैच टेस्ट। एक करेक्ट आंसर है पैच टेस्ट, करेक्ट आंसर है किसके लिए? टू डिटेक्ट एलर्जी फ्रॉम अननोन सोर्स, अननोन सोर्स, टू डिटेक्ट एलर्जी फ्रॉम अननोन सोर्स। नेक्स्ट है राइनी टेस्ट। आपको पता है राइनी टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? साउंड कंडक्शन टेस्ट, साउंड कंडक्शन के लिए। पहले हम बोन पे कंडक्ट करके देखते हैं, फिर एयर में साउंड कंडक्शन करके देखेंगे, तो ये राइनी टेस्ट। राइनी टेस्ट क्या? कंपेयर बोन कंडक्शन टू एयर एंड कंडक्शन इन दी ईयर्स, इसके लिए करेंगे। नेक्स्ट आपके कौन सा? स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट किसके लिए करेंगे? कार्डियोवैस्कुलर रेस्पॉन्स, टू डिटेक्ट cardiovascular response to increase workload, ठीक है, इसके लिए करेंगे। तो समझ गए कि करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? पैच टेस्ट इसका आंसर है। डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे क्वेश्चन मैं दे पा रहा हूं। नेक्स्ट 5th नंबर का ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक से समझिएगा इसको। द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट विद एड्स फॉर डिस्चार्ज टू होम, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड? एक पेशेंट है जो एड्स का पेशेंट है और उसको डिस्चार्ज हम कर रहे हैं, तो नर्स कौन सा इंस्ट्रक्शन पेशेंट के केयर प्लान में इंक्लूड करेगी? एक बार रीड आउट कर लीजिए सारे के सारे ऑप्शंस, जिससे आप सही की तरफ पहुंच पाए। ठीक है, ऑप्शन ए है अवॉइड शेयरिंग आर्टिकल्स सच एज रेजर्स और टूथब्रश। क्या ये करना चाहिए? हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड से डेफिनेटली HIV ट्रांसफर हो सकता है। डू नॉट शेयर ईटिंग यूटेंसिल विद फैमिली मेंबर्स, ये यूजलेस एडवाइस है। ऐसा नहीं है कि कोई एड्स का पेशेंट है तो बर्तन शेयर नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कर सकते हैं, इससे स्प्रेड नहीं होता। लिमिट टाइम स्पेंड इन पब्लिक प्लेस, कोरोना थोड़ी हुआ है उसको कि पब्लिक प्लेस पे नहीं जाना है। नेक्स्ट, अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम सर्विंग डिशेज शेयर्ड विद अदर्स, ये भी कोई इसका भी वो नहीं है, क्योंकि रूट ब्लड बोर्न है, इस वजह से करेक्ट आंसर कौन सा है? ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर मोन्टेक्स टेस्ट to a client suspected having of tuberculosis. The nurse knows that test will reveal which of the following. सीधी सीधी पूछा है कि भैया मोन्टेक्स टेस्ट से रिलेटेड क्या चीज इसमें सही है, क्या बताता है मोन्टेक्स टेस्ट, ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपके सामने है, हाउ लॉन्ग द क्लाइंट हैज बीन इन्फेक्टेड विद टीबी, कि ट्यूबरकल बेसिलस से कितने दिनों से इसको इन्फेक्शन हुआ है, या फिर एक्टिव टीबी इन्फेक्शन के बारे में बताया, या फिर लेटेंट टीबी इन्फेक्शन के बारे में। ऑप्शन देखिए आप, चारों के चारों टीबी के हैं। वेदर द क्लाइंट हैज बीन इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकल बेसिलस बैक्टीरिया, तो बताइए ABCD में से कौन सा आंसर होगा? ठीक से सोचिए, कान खोल देगा आपके, ऐसा क्वेश्चन है। कौन सा है, क्या बताता है? आपको पता है मोन्टेक्स टेस्ट कौन सा है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। कौन सा है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या बताता है कि पर्टिकुलर क्लाइंट है जिसमें ये टेस्ट किया है, वो ट्यूबरकल बेसिलस से प्रीवियसली एक्सपोज्ड है या नहीं है, उससे पहले इन्फेक्टेड है या नहीं है। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी यहां पे करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए। पेशेंट सेफ्टी से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। An older adult has been admitted with the diagnosis of stroke and a history of dementia. Which of the following nursing diagnosis has the highest priority for this client? क्या है, पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है और डिमेंशिया हुआ है, तो कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस प्रायोरिटी पे हम यहाँ पे रखेंगे? पहला है ऑप्शन बार्डिंग हाइजीन सेल्फ केयर डेफिसिट, सेकंड है रिस्क फॉर इंजरी, थर्ड है इंपेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, और थर्ड है डिस्टर्ब्ड बॉडी प्रोसेस। क्या चीज हम इसमें प्रायोरिटी पे रखेंगे? 7th नंबर का ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो बताइए। आपको पता है पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, डिमेंशिया हो रहा है, तो सबसे बड़ी यहां पे क्या है? रिस्क ऑफ फॉल। पेशेंट गिर सकता है जिसकी वजह से क्या हो सकती है? इंजरी हो सकती है। तो प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे आप देख लीजिए, प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे? रिस्क फॉर इंजरी हम यहाँ पे प्रायोरिटी पे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 8th नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये लीजिए, ये आपके सामने 4 ऑप्शंस, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ भी चुका है। ठीक है, क्या? The nurse has just administered insulin to a cardiac client, diabetic client. In which of the following way the nurse dispose the needle? नर्स ने इंसुलिन लगा दिया, अब निडल को कैसे डिस्कार्ड करेगी? मतलब बायोमेडिकल वेस्ट बोले तो इन्फेक्शन कंट्रोल से क्वेश्चन है कि कैसे डिस्कार्ड करेगी इंसुलिन लगाने के बाद। एम से पूछा था कि किस में डिस्चार्ज करेगी, वो भी हम बात करेंगे। व्हाइट कलर का बॉक्स होगा पंक्चर प्रूफ, उसमें डिस्चार्ज करेंगे निडल विद सीरीज। ठीक है, क्या करना है? रीकैप दी निडल। आपको पता है रीकैप तो करना ही नहीं है, खत्म का। दूसरा रीकैप दी निडल, रीकैप करना ही नहीं है जी। तीसरा डिस्कार्ड दी निडल इन पंक्चर रेसिस्टेंट कंटेनर, ये ठीक लग रहा है, फिर भी डी और पढ़ेंगे। ब्रेक दी निडल, ना जी, ब्रेक बेंट ऐसा कुछ नहीं करना है। करेक्ट आंसर इज सी। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आपको? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ जी, चले आगे। नेक्स्ट ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। A nurse is preparing to administer RBC to a client. Arrange the following steps in order. The nurse should perform them. The nurse should perform them. इन सबको क्या करना है? ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। ठीक है, ये आपको अरेंज करना है। और ये आपके लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन रहेगा कि आप इसको ऑप्शन में लिख के बताओगे कि ए ऑप्शन पहले है, ए बी डी ई, या जो भी है, कि पहले सी ए डी ई है, या जो भी है, व्हाटएवर आप लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आपको समझ में आया है, नहीं तो भाई दोबारा पढ़ लेना, सीधी सीधी बात है। तो ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट के लिए आपको करके बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। क्या? Two nurses are preparing to lift a client up in bed. Which of the following should the nurse do to help avoid injuring in their back? कि नर्सेज पेशेंट को अप करना है बेड में, उसमें पेशेंट को, नर्स को बैक इंजरी नहीं हो, इसके लिए नर्स क्या करेगी? बेंट फ्रॉम द वेस्ट, बेंट फ्रॉम द वेस्ट। क्या ये करना चाहिए? वेस्ट से क्या कमर से बेंट होना है? नहीं। ठीक है, लिफ्ट विद बैक नॉट विद लेग्स, क्या ऐसा करना है? लोअर द हेड ऑफ बेड 30 डिग्री इफ द क्लाइंट कैन टॉलरेट इट, या फिर मेक सर्टेन बेड इज इन रिस्पॉन्सिबल हाई पोजिशन, रीजनेबली हाई पोजिशन। क्या करना चाहिए आप बताइए इसके अंदर? ठीक है, आपको पता है बैक पे तो जोर, बैक मसल्स बहुत वीक होती है, जोर लगाना ही नहीं। नीज से बेंट होना है, ठीक है, और लेग से लिफ्ट करना है। लोअर द हेड ऑफ बेड इफ क्लाइंट इज कैन टॉलरेट, 30 डिग्री हम लोड भी लोअर भी कर देंगे, तो भी हमें जोर तो लगाना ही पड़ेगा, पेशेंट को उठाना तो पड़ेगा ही, हाँ ना। इससे भी इंजरी प्रिवेंट नहीं है। मेक सर्टेन द बेड इज रीजनेबली हाई पोजीशन। ठीक है, हमको हेड ऑफ बेड नहीं, पेशेंट का जो बेड है उसको ऊपर और नीचे,
मतलब हम हमारे हाइट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे जिससे हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन रहे और बैक की जो मसल्स है उनमें फोर्स ना लगे। तो करेक्ट आंसर है इसका डी। करेक्ट आंसर है इसका डी। हाँ जी, यहां तक की बात तो आई गई होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे। नेक्स्ट देखिए, ये आपके सामने देखिए, टीएसएल यानी कि तरुण सैनी लेक्चर्स आपके नॉरसेट 22 के लिए जी जान लगा रहा है कि आप डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ले पाओ। इसके लिए आपको पता है कि आज भी हम 156 नंबर की क्लास कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। इसके अलावा भी टीएसएल और आपके लिए क्या कर सकता है, ध्यान से समझिए। यदि आपके पास कंटेंट नहीं है, आपने प्रॉपर कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं, तो ओनली टेस्ट सीरीज से ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। यदि आपने कंटेंट नहीं पढ़े हैं तो मैं बोल रहा हूं कि आप टीएसएल के रनिंग बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अब तक जितनी भी क्लास हुई है वो सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी और उसके बाद सुबह 9 बजे से 2 बजे तक आप लाइव क्लास भी देख सकते हो। सारे के सारे जितने भी टेस्ट हुए हैं वीकली टेस्ट, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर दूसरी चीज कर सकते हैं कि कंटेंट मान लो आपके पास रेडी है कहीं और जगह से, और दूसरी कोचिंग से भी आप पढ़े हुए हो, कंटेंट रेडी है, तो मैं कह रहा हूं कुछ भी करना बट ये मत भूलना प्रैक्टिस करना। स्पार्टन टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है टीएसएल ने। इसमें स्पेशल चीज क्या है कि 100 टेस्ट हमने इसमें रखे हैं, उसमें से आपको पता है 50 टेस्ट तो माइनर टेस्ट हैं जो सब्जेक्ट वाइज होंगे, पूरी की पूरी डेट शीट इसमें दी हुई है, और 100 टेस्ट हैं जो एम्स की तरह ही हैं। सॉरी, 50 टेस्ट है मेजर जो एम्स की तरह है, जिसमें एक ही टेस्ट में 200 क्वेश्चन होंगे, जबकि सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, ये एम्स की तरह ही होगा, वही 1/नेगेटिव होगी। सोचो 100 टेस्ट देके यदि 10 क्वेश्चन भी सुधर गए ना, तो हमारा बेटा नर्सिंग ऑफिसर पार है। ठीक है, इसकी फीस हमने 2000 रुपए रखी थी, बट अभी कुछ टाइम के लिए हमने 1500 ही मेंटेन की हुई है। शुरुआत के 200 स्टूडेंट के लिए 1500 की थी, बट स्टूडेंट की वो लिमिट कब की क्रॉस हो चुकी है। फिर भी कुछ दिन के लिए ये चीज रखी हुई है, आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, स्टोर में जाना है और वहां से आप परचेज कर सकते हो टीएसएल स्पार्टन टेस्ट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपके बोर्ड लाइन पे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मुझे दोस्तों एक चीज बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको और भी इस रिगार्डिंग क्लासेस चाहिए, तो डेफिनेटली हम इस पे क्लास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।